मेरा नाम अजय है। मैं एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। पिछले 7 सालों से मैं लंदन में आया हुआ था पढ़ाई करने के लिए। अपने परिवार से दूर, अपने घर से दूर, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। यहाँ से मुझे कामयाब होकर ही वापस जाना था। मेरी जिंदगी का एक मकसद था। मेरी बचपन की दोस्त शिवानी, जिसे मैं बहुत पसंद करता था, वो हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। शिवानी बचपन से ही बहुत मासूम और स्वीट थी। लेकिन कल से मैं शिवानी के लिए बहुत परेशान था। पापा ने मुझे बताया था कि उसकी शादी होने वाली है। वैसे भी मेरी अब पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अगले महीने ही मैं यहाँ से इंडिया जाने वाला था। मैंने जब ये खबर अपने घर वालों को दी, तो मेरे घर वाले खुशी से झूम उठे थे। अपनी खुशी को बयां करते हुए उन्होंने मुझे ये खबर भी सुनाई थी कि उनके दोस्त सुशील अंकल की बेटी शिवानी की शादी है। ना जाने क्यों, मुझे शिवानी की शादी के बारे में सुनकर खुशी नहीं हुई थी, बल्कि मेरा दिल टूटकर रह गया था। वो मेरी अच्छी दोस्त तो थी, मगर मैं बचपन से ही उसे पसंद करता था। मेरे दिल में उसके लिए एक अलग जज्बात थे। उसकी शादी की खबर सुनकर मेरा मन किया कि मैं अभी भागकर उसके पास चला जाऊं और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं। मगर मैं मजबूर था। यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा सकता था। और तो और, ऐसे समय में भी शिवानी के पास मोबाइल नहीं था। ना ही मेरे पास उससे कांटेक्ट करने के लिए कोई नंबर था। ना ही कोई ऐसा था जो मेरी उससे बात करवा सकता था। मेरे यहाँ से जाने की डेट शिवानी की शादी की डेट से 2 दिन पहले की थी। मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि तुम यहाँ आओगे तो शिवानी की शादी भी अटेंड कर लो। वैसे भी सुशील अंकल तुम्हें काफी समय से याद कर रहे हैं। अब मैं उनको क्या बताता कि उन्होंने मुझे जो खबर दी है वो मेरे दिल पर किस तरह गुजर रही है। फिलहाल 1 महीना भी धीरे धीरे गुजर गया था और मेरे जाने का समय आ गया था। मैं जैसे ही इंडिया आया तो सबसे पहले अपनी फेवरेट जगह गया था। मेरी फेवरेट जगह थी वो पार्क, जहाँ पर बचपन में हम दोनों के पापा हमें लेकर आते थे। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क था। शिवानी और मैं अपने अपने पापा के साथ यहाँ आते थे और काफी देर तक खेलते रहते थे। यहाँ अपनी पुरानी यादें ताजा करने के बाद मैं अपने घर आ गया था। वैसे तो पापा मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए आने वाले थे, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया था। मैं जब भी छुट्टियों में इंडिया आता था तो अपने शहर आते ही पार्क में कुछ समय बिताकर वापस जाता था। मैं नहीं चाहता था कि किसी को ये बात पता चले कि मैं पार्क अब भी जाता हूँ। पिछले 7 साल से मैं इसी तरह यहाँ आकर अपनी यादों को ताजा किया करता था। मुझे बचपन के वो दिन याद आते थे जब मैं और शिवानी 10 साल की उम्र तक एक साथ रहे थे। मेरे पापा और शिवानी के पापा एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और हम लोग एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। शिवानी के पापा भी एक बिजनेसमैन थे, जबकि मेरे पापा इस शहर के डीएसपी ऑफिसर थे। मेरी उम्र 13 साल हुई तो पापा ने मुझे लंदन में पढ़ने के लिए भेज दिया। उनका मानना था कि वो बचपन से ही मुझे लंदन भेज देंगे तो मैं पढ़ाई में ज्यादा बेहतर हो जाऊंगा। बस तभी से मैं और शिवानी एक दूसरे से अलग हो गए थे। और फिर पहले हम लोग एक ही मोहल्ले में भी रहते थे, लेकिन कुछ समय के बाद हमारी पूरी फैमिली दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी। फिलहाल जब मैं घर आया तो मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। पापा ने मेरे आने की खुशी में घर में मेरी पसंद का खाना बनवाया था। मैं जब भी घर आता था, एक बार शिवानी के घर जरूर जाता था। मैंने देखा था कि शिवानी बहुत मासूम और भोली भाली लड़की थी। वो इतनी सीधी थी कि दुनियादारी अच्छे तरीके से भी नहीं जानती थी। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, दुनिया की बातों से बहुत दूर हो गई। वो एक तरह से दिमागी तौर पर कमजोर लड़की थी। वो ऐसी क्यों हो गई थी, ये तो मैं नहीं जानता था, क्योंकि बचपन में एक मासूम बच्चा जैसा होता है, वो बिल्कुल वैसी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी हरकतें बच्चों जैसी ही रहीं। हर किसी से डरना, घर के बाहर निकलने में डर लगना, उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कभी बड़ी हुई ही नहीं है। मगर फिर भी मैं उसकी सादगी से मोहब्बत करता था। लेकिन अब उसके घर वाले उसकी शादी करने जा रहे थे। मुझे लगता था
कि उन्हें उसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी। एक बार वो अपनी बेटी को ठीक तो कर लेते, तभी उनका उसकी शादी करना ज्यादा बेहतर होता। पता नहीं, अब तो मैं वैसे भी उसे कई सालों के बाद देखने वाला था। मैंने उसके बारे में सारी बातें सुनी हुई थी। जल्दी जल्दी हम सब लोगों ने एक साथ खाना खाया और पापा ने कहा कि अब हम लोगों को सुशील अंकल की तरफ जाना है। मैंने कहा, मगर पापा, हमें आज वहां नहीं जाना चाहिए। अब हम शादी वाले दिन ही उनके घर चलेंगे। पापा कहने लगे, नहीं बेटा, आज शिवानी की हल्दी है, कल संगीत का फंक्शन होगा। हमें आज, कल और परसों भी उनके घर पर जाना है। मम्मी पापा तो वहां जा ही रहे थे। मैं बहुत थका हुआ था, उन लोगों से मना कर रहा था, मगर वो लोग मुझे जबरदस्ती वहां ले गए। वैसे तो मेरा भी मन कर रहा था शिवानी को देखने का, लेकिन मैं अंदर ही अंदर दुखी था कि उसकी शादी होने जा रही थी। मैंने तैयार होते समय मम्मी से कहा भी था, शिवानी की शादी सुशील अंकल को नहीं करनी चाहिए। मम्मी चौंक कर कहने लगी, क्यों बेटा, आखिर ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहेगा? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने मम्मी से कहा, क्या आप जानती नहीं हो कि शिवानी की कंडीशन कैसी है? मम्मी कहने लगी, बेटा, तुम अब शिवानी से मिलोगे तो तुम हैरान रह जाओगे। शिवानी पूरी तरह से चेंज हो गई है। शिवानी ने अपने दोस्त भी बना लिए। अब वो पहली जैसी सीधी सादी नहीं रही। अब वो काफी मॉडर्न भी हो गई है। वो पहले जैसी बेवकूफी वाली हरकतें भी नहीं करती। शिवानी से मिलकर तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम उसी शिवानी से मिल रहे हो जिसे तुमने पहले देखा था। मम्मी की बात सुनकर तो मुझे सच में हैरानी हो रही थी। अब तो मैं उससे मिलने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड था कि क्या सच में वो नॉर्मल हो गई थी। हम लोग तैयार होकर जब सुशील अंकल के घर आए तो यहाँ एक अजीब सा माहौल था। जहाँ सबके चेहरों पर शिवानी की शादी की खुशी होनी चाहिए थी, वहाँ सबके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। शिवानी की मम्मी तो जोर जोर से रो रही थी, जबकि उसके भाई बहन के चेहरों पर भी एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। हम सब ने जब उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी, तो हमें उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई, जबकि मैं तो बहुत घबरा गया था कि आखिर ये क्या हो गया। शिवानी की आज हल्दी थी, मगर आज वो घर से निकलकर न जाने कहाँ चली गई थी। शिवानी को उसके कमरे में तैयार होने के लिए भेज दिया गया था, जबकि बाकी लोग अपनी अपनी तैयारी करने में बिजी थे। लेकिन जब उसे हल्दी की रस्म करने के लिए बुलाया गया तो वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी, और इस बात को 1 घंटा गुजर गया था। सब लोग उसे ढूंढ रहे थे, जबकि घर में मेहमान आए हुए थे। सुशील अंकल और शिवानी का बड़ा भाई उसे ढूंढने के लिए घर से निकले हुए थे। मैंने चौंक कर उन लोगों से कहा, आखिर शिवानी कहाँ चली गई? शिवानी की मम्मी कहने लगी, बेटा, हमें कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गई। न जाने वो किस हाल में होगी। मैं फौरन ही घर से निकल गया और मैंने सुशील अंकल को कॉल करके पूछा, आप लोगों को शिवानी मिली या नहीं? वो बहुत परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, शिवानी कहीं नहीं मिल रही। 24 घंटे से पहले हम लोग पुलिस में भी उसकी गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा सकते। काफी देर तक वो लोग उसे ढूंढते रहे, मगर वो कहीं नहीं मिली। फिर जब हारकर वो लोग घर आए तो उन्होंने यही बताया कि कहीं शिवानी किसी लड़के के साथ तो नहीं भाग गई। मगर मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। शिवानी किसी लड़के के साथ कैसे भाग सकती थी? शिवानी के पापा का कहना था, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी बेटी को ये लड़का पसंद न हो जिसके साथ वो शादी करना चाहती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो शिवानी इस बारे में जरूर बताती। जब उससे रिश्ते की बात की गई थी तो वो इस रिश्ते से खुश थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और शिवानी का पता क्यों नहीं चल रहा था। सारी रात हम लोग इसी परेशानी में सुशील अंकल के घर ही रहे। वहां पर मौजूद सारे मेहमान भी चले गए थे। उनका कहना था, अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी, क्योंकि वो लड़की जवान थी। वो जरूर अपने किसी आशिक के साथ भाग गई होगी, और आप लोग उसकी शादी जबरदस्ती करवाने की कोशिश कर रहे होंगे। तभी तो उसने ये कदम उठाया, वरना आपकी बेटी कहाँ जा सकती है? अब तो लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे थे।
जैसे विचार शिवानी के माता पिता के दिमाग में आ रहे थे, वैसे ही विचार लोगों की जुबान तक आ पहुंचे थे। मैं शिवानी के लिए बहुत परेशान हो रहा था। 24 घंटे पूरे हो चुके थे, मगर वो अभी तक घर नहीं आई थी। पुलिस में भी उसकी गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज करवा दी गई थी। पुलिस भी उसे हर जगह तलाश करती रही, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 2 दिन इसी तरह से गुजर गए। शिवानी की शादी जिस लड़के के साथ होने वाली थी, अब उसके साथ नहीं हो सकती थी। एक तरह से मैं दिल ही दिल में खुश भी हो रहा था कि शिवानी की शादी इस लड़के के साथ नहीं हो सकती। उसके ससुराल वालों को सब कुछ बता दिया गया था। उन लोगों को बेहद गुस्सा आया था। उनका यही कहना था, आप लोगों ने हमें धोखा दिया। जरूर आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, और आप लोगों ने हमें उसकी ऐसी हरकत के बारे में नहीं बताया। आपकी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। लेकिन अब क्या हो सकता था? अब ये सब कुछ हो रहा था। कोई नहीं जानता था कि जरूरी नहीं शिवानी किसी के साथ भाग गई हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी बड़ी मुश्किल का शिकार हो गई हो, या किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हो। मेरा दिल नहीं मानता था कि वो जानबूझकर घर से भागी होगी। जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। अब मुझे ही उसे तलाश करना होगा। शिवानी का तो कोई दोस्त भी नहीं था जिससे मैं उसके बारे में कुछ पूछ सकता। फिर मुझे याद आया कि मम्मी ने बताया था कि इन दिनों शिवानी बदल गई थी। उसने अपने दोस्त भी बना लिए थे। मैंने फौरन ही इस बारे में शिवानी की छोटी बहन रिया से पूछा। रिया ने बताया, शिवानी सच में इन दिनों बदल गई थी। पिछले 1 साल में वो इतनी ज्यादा बदल गई थी कि घर में सब लोग उसके लिए हैरान थे। उसने पापा से मोबाइल खरीदने की जिद की थी। उसने बताया था कि उसकी कुछ फ्रेंड्स बन गई हैं, और वो लड़कियां कॉलेज की ही है। रिया ने आगे कहा, उसने अपने कपड़े पहनने का तरीका भी बिल्कुल बदल लिया था। यहाँ तक कि उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी बदल लिया था। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो वही शिवानी है। शिवानी अब घर वालों के साथ कम समय बिताने लगी थी। वो रेगुलर कॉलेज भी जाने लगी थी। हम सब लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जो हम देख रहे हैं वो सच है। शिवानी ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया अकाउंट भी इस्तेमाल करने लगी थी। रिया ने बताया, कौन लड़कियां उसकी दोस्त थीं, ये तो मैं नहीं जानती, मगर वो लड़कियां कभी हमारे घर नहीं आईं। ना ही हम में से किसी ने उन्हें देखा है। शिवानी ने उन लड़कियों के बारे में 1-2 बार बात की थी। रिया की पूरी बात सुनने के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि शिवानी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ सुराग हो सकता है। मैंने फौरन ही अपने लैपटॉप पर शिवानी का सोशल मीडिया अकाउंट निकाला और उसके फॉलोअर्स चेक करने लगा। उसकी फॉलोअर्स लिस्ट में मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के थे, मगर अब मुझे कुछ भी करके शिवानी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना था। ये काम मैं खुद नहीं कर सकता था। पुलिस वैसे भी शिवानी की तलाश कर रही थी। ये सोशल मीडिया अकाउंट शिवानी को ढूंढने में हमारी काफी मदद कर सकता था। मैंने पुलिस को शिवानी के सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में बताया। पुलिस ने अपने हैकर्स के जरिए शिवानी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया। इसके जरिए हमें पता चला कि शिवानी की कुछ लड़कों के साथ चैटिंग भी हुई थी। वो चैटिंग मैंने पढ़ी तो बड़ी ही अजीब सी लगी। भले ही शिवानी ने लड़कों के साथ चैटिंग की थी, मगर उसमें ऐसा कोई भी मैसेज नहीं था जो ये साबित कर सके कि शिवानी उनकी फ्लर्टिंग को बढ़ावा दे रही थी। वो सिर्फ नॉर्मल बातें कर रही थी, जिस तरह अनजान लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। उन लोगों की बड़ी ही अजीब सी चैटिंग थी। 2-3 लड़कों से शिवानी की चैटिंग हुई थी। उसमें कुछ लड़कियां भी थीं। जिन जिन लड़कों से शिवानी ने बातें की थीं, उनमें से एक लड़की का अकाउंट नेहा सक्सेना के नाम से था और दूसरी लड़की का नाम अंजलि भारद्वाज था। ये दोनों ही लड़कियां शिवानी की कॉलेज वाली दोस्त थी। मगर ये लड़के कौन थे, ये समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल पुलिस ने इन लड़कों की तलाश जारी रखी थी। इन लड़कियों की जानकारी भी जुटाई जा रही थी कि ये कहाँ रहती है। ये जरूर शिवानी के बारे में कुछ जानती होंगी। इन लड़कियों के अलावा शिवानी का और कोई भी दोस्त नहीं था। यहाँ तक कि वो अपने भाई बहन से भी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। बस उसकी बहन रिया
हमेशा उस पर नजर रखती थी। 3-4 दिन गुजर गए। पुलिस ने बताया कि उन लड़कियों और लड़कों के बारे में पता चल गया है जिनकी शिवानी से सोशल मीडिया अकाउंट पर चैटिंग हुई थी। वो इसी शहर के लड़के थे। उनमें से एक लड़के को पुलिस ने अपनी हिरासत में भी ले लिया था। जब उस लड़के से पूछताछ की गई तो वो बहुत झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस समझ जाती है कि कौन कितने प्रतिशत सच बोल रहा है और कितने प्रतिशत झूठ। पुलिस वालों को उस लड़के पर कुछ शक हुआ, इसलिए जब उन्होंने अपने तरीके से उससे पूछताछ की तो उसने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर हम सबके होश उड़ गए। शिवानी कहाँ थी? वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था। जब उस लड़के ने हमें पूरी बात बताई तो हमें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सुशील अंकल तो इस समय गुस्से से आग बबूला हो गए थे। उस लड़के ने हमें अपने बाकी साथियों के बारे में भी बताया। उन लड़कियों को भी हिरासत में ले लिया गया और उनसे भी पूछताछ हुई। उन्होंने भी डर के मारे अपनी सारी सच्चाई उगल दी। उसी लड़के ने अपने बाकी साथियों का नाम भी बता दिया। फिर उन लोगों ने हमें शिवानी कहाँ है उस जगह का नाम बताया। जब हम पुलिस के साथ वहां पहुंचे तो हमें शिवानी वहां बहुत गंभीर हालत में मिली। उसे जल्द से जल्द वहां से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां न जाने कब से वो कैद थी और वहां न जाने उसके साथ क्या क्या हुआ था। पुलिस अपनी तहकीकात कर रही थी। उन सभी लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मैं इधर शिवानी के लिए इतना परेशान था कि मैं लगातार शिवानी के साथ अस्पताल में ही रहा। वो पिछले 2 दिन से बेहोश थी और अभी भी उसे होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत बहुत गंभीर है। उसे होश आने में समय लग सकता है। आधे घर वाले अस्पताल में थे और आधे पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि आरोपी अभी भी सारी सच्चाई उगलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मारपीट के बाद इतना तो बता दिया था कि शिवानी कहाँ है, मगर उन्होंने उसके साथ क्या क्या किया इसके बारे में कुछ नहीं बताया। फिलहाल ये लोग सारी सच्चाई बता ही देंगे, मगर मैं तो शिवानी के होश में आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पुलिस को भी शिवानी के होश में आने का बेसब्री से इंतजार था। पुलिस उसका बयान लेना चाहती थी, लेकिन 2 दिन बाद शिवानी होश में आ गई। जब वो होश में आई और उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो हम लोगों ने शिवानी से बात करने की कोशिश की। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसका बयान बहुत जरूरी था। उसकी सारी सच्चाई जानना हम सब के लिए ही नहीं, बल्कि उसके लिए भी बहुत जरूरी था। वो इस तरह की बात करने के लिए तैयार तो नहीं थी, मगर उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। होश में आने के बाद शिवानी ने अपने बारे में कुछ इस तरह की कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं आप लोगों की तरह एक मामूली इंसान हूँ। मैं भी तो आपकी तरह नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, मगर दुनिया वालों को शायद ये मंजूर नहीं था। कोई नहीं चाहता था कि मैं नॉर्मल जिंदगी जी सकूं। शिवानी ने कहा, हर कोई मुझे बातें सुनाने में कभी कमी नहीं करता था। बचपन से लेकर जवान होने तक मैंने अपने भाई बहन तक के बहुत सारे ताने सुने। अगर मैं अपने दिमाग से कमजोर थी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ऊपर वाले ने ही शायद मुझे ऐसा बनाया था। मैं हमेशा अपने भाई बहनों की मजाक का निशाना बनती थी। हर बार मुझे ये एहसास दिलाया जाता था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मैं हर किसी की बात बड़ी आसानी से मान जाती थी। मेरे माता पिता तक मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाते थे, क्योंकि मुझमें लोगों से बोलने का सेंस नहीं था। मुझे खाने पीने का सेंस नहीं आता था। आज के दौर की तरह रहने का तरीका नहीं आता था। मैं बहुत सीधी हूँ। मुझसे जो होता मैं वही कर लेती हूँ। मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं करती। हाँ, नहीं है मुझमें दिमाग। मैं दुनिया के मुताबिक नहीं चल सकती। मैं मन की भोली हूँ। मुझे सादी जिंदगी बेहद पसंद है, मगर शायद इस दुनिया में उन लोगों का कोई काम नहीं जो सादगी से जीना चाहते हैं। हर कोई मेरा मजाक बनाता है। हर कोई मुझे ताने देता है। मुझे पहनने ओढ़ने का सेंस नहीं है। मैं अमीरों की तरह जिंदगी के तरीके नहीं जानती। मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती, और जब किसी से बात करती हूँ तो उसे अपना समझकर बात करती हूँ। मगर शायद मेरे यही तरीके सबको गलत लगते हैं।
शायद इन्हीं वजहों से मुझे पागल कहा जाता है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बच्चों जैसी बन जाती हूँ, मगर बड़ों के साथ बड़ों जैसी नहीं बन पाती। सब भाई बहन एक साथ अगर कहीं जाते और मैं उनके साथ जाना चाहती, तो कोई मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाता। मेरी बहन कहती, तुम कहीं जाने के लायक नहीं हो, हमारी इंसल्ट करवा दोगी। मैं अपना दिल महसूस कर रह जाती थी। बचपन से ही पढ़ाई में मैं अच्छी नहीं थी, तो मम्मी पापा डांटा करते थे। पढ़ाई में मुझसे दिमाग नहीं लगता था। सीधापन और कम दिमाग मेरे अंदर बचपन से ही था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। ऐसा लगता था जैसे मुझे सब बेइज्जत करते हैं। लोग जब मेरी मजाक बनाते और हंसते, तो मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता। मुझे आगे नहीं पढ़ना था, मगर मम्मी पापा की जिद ने मुझे जैसे तैसे कॉलेज तक पहुंचा दिया। एक दिन मैं कॉलेज में उदास बैठी हुई थी। मेरे लिए कॉलेज उस समय नया नया था। वहाँ के सारे लोग भी नए नए थे। मुझे दोस्त की जरूरत थी। मेरे पागलपन की वजह से कोई भी मेरे करीब नहीं आता था। मगर वहाँ मेरी कुछ लड़कियों से दोस्ती हो गई। उन्होंने मुझे समझाया, तुम उल्टी सीधी हरकतें क्यों करती हो, जिससे लोग तुम्हारी मजाक बनाते हैं। तुम हमारी तरह मैच्योर बनो, समझदार बनो। मैंने रोती हुई शक्ल बनाकर उनसे कहा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं तुम लोगों की तरह बन जाऊं। उन लोगों ने पहले तो मुझसे दोस्ती की और उसके बाद मुझे अपनी तरह बनने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मुझे अपनी तरह बना देंगी, फिर मेरी कोई मजाक नहीं बनाएगा। उन्होंने कहा था, अभी भी तुम्हारा दिमाग बच्चों जैसा है, लेकिन अब तुम्हें बड़ा होना होगा। अगर तुम बड़ी नहीं हुई, तो हमेशा लोग तुम्हारी इसी तरह से मजाक बनाते रहेंगे। देखो, तुम्हें तो कपड़े पहनने का भी तरीका नहीं आता। तुम कॉलेज में अजीब तरह की हरकतें करती हो। कभी टीचर पढ़ाई में कुछ समझा रहे होते हैं और उस दौरान अगर उन्हें खांसी आ जाती है, तो तुम भी उनके साथ साथ खांसने लग जाती हो। या फिर तुम्हारी हंसी छूट जाती है, टीचर से तुम्हें डांट पड़ती है और बाकी सब तुम्हारी मजाक बनाते हैं। मैंने कहा, हाँ तो बताओ फिर तुम लोग मुझे अपनी तरह कैसे बनाओगी। उन्होंने कहा, हमारे साथ दोस्ती कर लो। मैंने फौरन ही उनसे दोस्ती का हाथ मिला लिया। वो दो लड़कियां थीं, नेहा और अंजलि। पहले तो वो सबके साथ मिलकर मुझे देखकर बहुत हंसती थी, लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो कभी मेरी मजाक नहीं बनाएंगी और ना ही किसी को बनाने देंगी। उन दोनों ने मुझसे कहा, ये तुम किस तरह के कपड़े पहनकर आती हो? पहले तो तुम अपने कपड़े पहनने का तरीका बदलो, उठने बैठने का तरीका बदलो। एक दिन मैं उनके साथ कॉलेज से ही अपने ड्राइवर की गाड़ी में बैठकर शॉपिंग करने चली गई। उन्होंने मुझे बड़े अजीब से कपड़े दिलवाए। वो कपड़े बहुत छोटे छोटे थे। मैं अगले दिन वो कपड़े पहनकर कॉलेज गई, तो सारे लोग मुझे देख रहे थे। मुझे उन कपड़ों में बहुत अजीब लग रहा था। मैंने उन दोनों से कहा, मुझे ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। मगर वो कहने लगी, ऐसे कपड़े पहनोगी तो तुम्हारे और ज्यादा दोस्त बन जाएंगे। उन्होंने मुझे चलने का तरीका भी सिखाया। कॉलेज में वो मेरे साथ ये सब कुछ किया करती थी। उन दोनों ने मुझे बताया था, लोगों से तुम्हें कम बात करनी है। कोई अगर तुम्हें देखकर हंसे, तो उसे सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देना। इसलिए मैं उन दोनों की बात बहुत ध्यान से सुनती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे अब लोगों ने मेरी मजाक बनाना कम कर दिया। उनके साथ खरीदे हुए कपड़े पहनकर जब मैं कॉलेज जाती, तो लड़के मुझे बड़े गौर से देखते थे। अब सबने मेरी मजाक बनाना कम कर दिया था, क्योंकि मैं अब क्लासरूम में भी ज्यादा किसी से नहीं बोलती थी। कॉलेज में भी डांस नहीं करती थी। जब तक मेरी दोस्त मुझे कोई काम करने को नहीं कहती थी, तब तक मैं कुछ नहीं करती थी। यहाँ तक कि मैंने अपने भाई बहनों के साथ भी उठना बैठना छोड़ दिया था और उनसे बातचीत करनी भी बंद कर दी थी। ज्यादातर मैं अपने कमरे में ही रहती थी। अगर कोई मुझसे कुछ कहता, तो मैं उन्हें अपनी दोस्तों के बारे में बता दिया करती थी। एक दिन मैंने देखा कि उन लोगों के पास मोबाइल था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? मैंने कहा, नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा तो बहुत अमीर है। अपने पापा से जिद करो कि तुम्हें मोबाइल लेना है, वो तुम्हें मोबाइल खरीद कर दे देंगे।
इस तरह तुम्हारे पास मोबाइल होगा और बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे। मैंने देखा था, वो दोनों लड़कों से फोन पर बातें करती रहती थी। मुझे उनका बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वो कहती थी कि हमारे भी दोस्त हैं और हम उनसे फोन पर बातें करते हैं। अगर तुम्हारे पास मोबाइल आ जाएगा तो तुम्हारे भी बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे और तुम उनसे कभी भी और किसी भी समय फोन पर बात कर सकोगी। इस तरह तुम्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तरीका मुझे ज्यादा बेहतर लगा था। इसलिए मैंने पापा से मोबाइल खरीदने की जिद की। मेरे घर वालों को मेरे अंदर धीरे धीरे बदलाव नजर आ रहा था। इसलिए पापा ने मुझे मोबाइल दिलवा दिया। मोबाइल कैसे चलता था ये तो मुझे नहीं आता था, क्योंकि पहली बार मेरे हाथ में मोबाइल आया था। पापा ने मुझे इसलिए मोबाइल नहीं दिलवाया था कि कहीं मैंने मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर दिया तो मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हूँ। मगर अब वो मेरी तरफ से बेफिक्र रहने लगे थे। मैंने काफी हद तक खुद को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन मैं दिमाग से अभी भी कमजोर थी। मैं ज्यादा गहराई से किसी बात को नहीं सोचती थी। जो मुझे बेहतर लगता मैं वही कर लिया करती थी। मैंने नेहा और अंजलि को अपना मोबाइल दिखाया। उन दोनों ने कहा कि तुम्हारा मोबाइल तो बहुत महंगा है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, ये मुझे मेरे पापा ने लेकर दिया है। अच्छा है ना? तो वो लोग बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अरे यार, ये तो बहुत अच्छा है। उन दोनों ने मेरा सोशल मीडिया पर अकाउंट बना दिया और सोशल मीडिया कैसे चलता है वो भी मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट पर तुम अपनी अच्छी अच्छी पोस्ट भी अपलोड कर सकती हो, अपनी फोटो और वीडियो भी इस पर डाल सकती हो। लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हें लाइक भी करेंगे। उन्होंने मुझे सोशल मीडिया के सारे तौर तरीके सिखा दिए थे, यहाँ तक कि चैटिंग करना भी सिखा दिया था। उन्होंने मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मेरा फोटो भी लगा दिया था। धीरे धीरे मेरे पास काफी सारे लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी। मैं ज्यादा कुछ तो जानती नहीं थी। जो उन्होंने मुझे बताया था मैं सिर्फ उतना ही जानती थी। मैं घर पर आकर अपने कमरे में बंद हो जाती और सारी रात सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगी थी। उस पर आने वाली वीडियो देखकर खूब हंसती थी। कुछ दुखी वीडियो आती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं उसे देखकर बहुत रोती भी थी। मैंने लोगों को कमेंट करना भी शुरू कर दिया था। कुछ लड़कों से मेरी बातचीत भी होने लगी थी। उनसे बातचीत करना मुझे अच्छा लगने लगा था। अगर मुझसे कोई लड़का मेरी फोटो मांगता तो मैं उसे फौरन ही अपने फोटो क्लिक करके दे दिया करती थी। एक दिन मैंने एक लड़के की वीडियो देखी। वो लड़का हमारे कॉलेज का ही था। हमारे कॉलेज की कुछ लड़कियां उसे पसंद करती थी। वो बहुत सारी वीडियो बनाकर डालता था। मेरे दोस्तों ने बताया था कि तुम हर वीडियो पर कमेंट कर सकती हो। इसलिए मेरा जो मन करता मैं उस पर वो कमेंट कर देती थी। मगर उस लड़के निखिल की वीडियो देखकर मुझे बहुत हंसी आई थी। उसकी वीडियो पर किसी ने कमेंट नहीं किया था, इसलिए मैंने उसकी वीडियो पर कुछ गलत कमेंट कर दिया। क्योंकि अक्सर जब मैं किसी लड़के को अपनी फोटो भेजती तो वो भी मुझे जो कमेंट किया करते थे उसका मतलब मैं नहीं जानती थी। कुछ 2-3 लड़के और थे जो मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें किया करते थे, मगर मैं उनकी बातों का मतलब कभी नहीं समझी थी। वो मुझे जैसा कहते मैं वैसा कर लिया करती थी। वो अगर मुझसे आई लव यू बोलने को कहते तो मैं बदले में उन्हें आई लव यू भी बोल देती थी। वो मुझे बता देते कि ऐसा कहने से प्यार बढ़ता है और दोस्ती मजबूत होती है, तो मैं बात बात पर उन्हें आई लव यू बोलती थी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे अब मेरी कोई मजाक नहीं बनाता और मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। अब कोई मुझसे दूर भी नहीं भागता। कॉलेज में हर किसी को मैंने अपने पास ऐड कर रखा था। अपने दोस्तों को अपनी हर बात बताया करती थी। अगले ही दिन वो मुझसे पूछ लेती थी कि कल तुम्हारी किस नए लड़के से दोस्ती हुई। एक दिन मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम अपने घर कॉल करके बोल दो, आज तुम्हें घर आने में देर हो जाएगी। मैंने उनके कहने के मुताबिक मम्मी को कॉल करके बोल दिया था कि मैं घर देर से आऊंगी। मम्मी ने मुझसे बदले में ये भी नहीं पूछा कि तुम्हें देर क्यों हो जाएगी, क्योंकि मुझे इस घर में कोई सीरियस नहीं लेता था।
हर कोई मुझसे दूर रहना ही पसंद करता था। एक माँ के लिए अपनी हर औलाद बराबर होती है, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए वो औलाद थी जो मुझसे अपनी जान छुड़ाना चाहती थी, जिन्हें अपनी वो बेटियां पसंद हैं जो टैलेंटेड है और नॉर्मल है। फिलहाल मैंने खुद को काफी मॉडर्न भी कर लिया था। मेरे दोस्तों ने कहा था कि अच्छे से कपड़े पहन कर आना। मैं अच्छे से कपड़े पहनकर उनके साथ चली गई थी। वो लोग मुझे बार में ले गई थी। वहां सारे लड़के लड़कियां आपस में डांस कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ लड़कों के साथ डांस करने में बहुत मजा आता है। मैं भी उनके साथ डांस करने लगी। थोड़ी ही देर गुजरी तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट वाला एक लड़का, विहान, और उसके साथ 2 लड़के, राहुल और पंकज, भी साथ थे। वो दोनों मुझसे सोशल मीडिया पर बातें किया करते थे। वो लोग भी वहां पर आ गए और उन्होंने मेरे साथ खूब मिलकर डांस किया। पंकज मुझे बहाने से अपने साथ एक तरफ ले गया। उसने मुझे सिगरेट पीने के लिए दिया, मगर मैंने उसे मना किया। उसने कहा कि इसे पीकर बहुत मजा आता है, एक बार पीकर तो देखो। मैंने जैसे ही सिगरेट मुंह से लगाया तो मुझे खांसी उठने लगी थी, मगर वो जबरदस्ती मुझे सिगरेट पिलाने लगा। उसी समय नेहा मेरे करीब आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे डांस करने के लिए ले गई। बाद में उससे निखिल भी आया हुआ था। वो दूर से खड़ा हुआ मुझे देख रहा था। पंकज, राहुल और विहान से कुछ बात कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वो तीनों भी हमारे साथ डांस करने के लिए आ गए, मगर डांस के दौरान वो तीनों मुझे अजीब अजीब जगह से छूने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे घर जाना है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मगर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। वो बार बार मुझसे डांस करने की जिद करने लगे। यहाँ तक कि नेहा और अंजलि भी मेरी बात नहीं सुन रही थी। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने मुझे घर जाने के लिए छोड़ा था। मैं जब घर आई तो मुझे पता चला कि अगले दिन मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। मम्मी पापा ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी भी शादी होगी। मैंने फौरन ही अपनी ये खुशी अपने दोस्तों के साथ शेयर की। नेहा और अंजलि को कॉल करके बता दिया कि मेरी शादी होने वाली है। कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वो लोग इस बात से बहुत खुश हुई थी। उन्होंने कहा था कि इस पर तो पार्टी बनती है। मैंने कहा कि हाँ, मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी पार्टी दूंगी। मम्मी ने मुझे समझाया था कि जैसे अब तुम रहने लगी हो, लड़के वालों के सामने बिल्कुल उसी तरह से पेश आना। किसी के सामने फालतू बातें मत करना, बस खामोशी से बैठे रहना। अगर वो तुमसे कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब बहुत नरमी और मासूमियत से देना। मम्मी के कहने के मुताबिक मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था। पहली बार मम्मी ने मुझे इतने प्यार से कुछ समझाया था। उनकी बात मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई थी, वरना हमेशा वो मुझे गुस्से से ही हर बात समझाया करती थी। लड़के वालों ने मुझे पसंद कर लिया था और शादी की डेट भी जल्दी ही रख दी गई थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। रिश्ता लग जाने के बाद घर से निकलना मेरे लिए कम हो गया था। पढ़ाई में तो मैं वैसे भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी पापा ने मेरा कॉलेज में एडमिशन इसलिए करवा दिया था ताकि मैं घर से बाहर निकलकर दुनिया के तौर तरीके देख सकूं, खुद को बदल सकूं। मेरे धीरे धीरे बदलने से पापा को यही लगा था कि उनका मुझे कॉलेज भेजने वाला तरीका बिल्कुल सही था। मेरी अभी भी बहुत सारे लड़के लड़कियों से चैटिंग होती थी। अब तो मेरी बात निखिल से भी होने लगी थी, जिसकी वीडियो पर मैंने गलत कमेंट किया था। कॉलेज गए हुए अब मुझे काफी दिन हो गए थे। नेहा और अंजलि मुझे बहुत याद करती थी। उनका कहना था कि हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते, मगर तुम तो हमसे मिलने के लिए आ सकती हो ना। एक दिन मैं उनसे चोरी चुपके मिलने के लिए चली गई। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी की खुशी में हमें तुमसे गिफ्ट चाहिए। मैंने उनसे कहा, हाँ, बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए। उन्होंने कहा, हमें 50,000 रुपए की जरूरत है। वो मेरी तरह अमीर घर की लड़कियां नहीं थी। 50,000 रुपए मेरे पास उस समय नहीं थे। मैंने पापा से 50,000 रुपए मांगे, तो उन्होंने मुझे इतने पैसे देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि तुम्हें जो कुछ भी लाना है, वो अपनी मम्मी के साथ जाकर ले आना। इतने पैसे मैं तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता।
आखिर तुम्हें क्या करना है? मगर मैंने नेहा और अंजलि के कहने के मुताबिक ये बात किसी को नहीं बताई थी कि वो पैसे मुझे उन दोनों को देने हैं। उन दोनों का कहना था, तुम खामोशी से वो पैसे हमें लाकर देना, किसी को नहीं बताना। पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैंने उन दोनों को कॉल करके बता दिया कि यार, पापा मुझे पैसे नहीं दे रहे। वो कहने लगी, हम तुमसे नाराज हो जाएंगे अगर तुम हमारे लिए पैसे नहीं लेकर आई। मैंने कहा, मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊं? पापा मुझे इतने पैसे नहीं दे रहे। मेरे पास अभी 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, मैं वो लेकर आ जाती हूँ। मगर वो कहने लगी, नहीं, तुम्हारी शादी होने जा रही है और वो भी इतने अमीर लड़के से। 10,000 रुपए में हम लोग तुमसे इम्प्रेस नहीं होंगे। पूरे 50,000 रुपए लेकर आओ। अरे, तुम तो इतनी अमीर लड़की हो, तुम्हारे घर में तो जगह जगह पैसे रखे हुए होंगे। तुम्हें पता होगा तुम्हारे मम्मी पापा पैसे कहाँ रखते हैं। अपनी मम्मी के पर्स से पैसे चुरा लो। तुम्हारी मम्मी को थोड़ी ना तुम पर शक होगा कि पैसे तुमने चुराए हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं मम्मी के पास से पैसे चुरा लूंगी। उन्होंने कहा, मगर ध्यान से पैसे चुराना। अगर तुम पकड़ी गई तो हम लोगों का नाम मत लेना कि हमने तुमसे पैसे लाने के लिए कहा था। मैंने कहा, अच्छा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं खामोशी से अपनी मम्मी के कमरे में गई। मैंने मम्मी से एक दो बातें की। मम्मी बाथरूम में नहाने के लिए चली गई तो मैंने जल्दी से मम्मी की अलमारी में उनका पर्स तलाश किया जिसमें उनके पैसे रखे हुए थे। जल्दी से मैंने मम्मी के पर्स से पैसे चुरा लिए, मगर मम्मी के पर्स में कुल 30,000 रुपए ही रखे हुए थे। 10,000 रुपए मेरे पास थे। वो 40,000 रुपए लेकर मैं उनके पास चली गई और उनसे कहा, मैंने मम्मी के पास से पैसे चुरा लिए और जो मेरे पास पैसे थे वो भी इसमें रख दिए। अभी भी 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। वो लोग कहने लगी, अभी भी तुम 10,000 रुपए कम लेकर आई हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उन लोगों ने वो पैसे रख लिए। थोड़ी देर उन्होंने मुझसे बात की और फिर मुझे मेरे घर जाने के लिए कहा। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए। मैं अभी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही थी। निखिल ने फिर से अपनी दूसरी वीडियो अपलोड की। मैंने हर वीडियो की तरह उसकी इस वीडियो पर भी बहुत ही गलत कमेंट किया था। अब की बार मैंने इतना गलत कमेंट किया था कि शायद उसे बहुत बुरा लगा था और मेरे ही कमेंट पर लोग उसकी मजाक बनाने लगे थे। मैं तो ऐसी ही थी। मैं जैसा लोगों को करते हुए देखती थी, खुद भी वैसा ही करने की कोशिश करती थी। उस दिन मेरी हल्दी का दिन था जब नेहा ने मुझे कॉल की। वो मुझसे कहने लगी, यार, तुम इतने दिनों से कहाँ हो? हम सारे दोस्तों ने तुम्हारे लिए बैचलर पार्टी रखी है। चलो जल्दी से घर से बाहर निकल कर आओ, हम लोग तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा, आज मेरी हल्दी है और मैं तैयार हो रही हूँ। वो कहने लगी, अरे, हमने तुम्हारे लिए इतने प्यार से बैचलर पार्टी रखी है। अगर बैचलर पार्टी में तुम नहीं होगी तो पार्टी अधूरी रहेगी। मैं उनके कहने में बड़ी आसानी से आ गई और मैं उसी समय घर से निकल गई। उस समय सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, इसलिए मुझे कोई नहीं देख सका। मैं उन लोगों के साथ चली गई थी, मगर वो लोग मुझे जहाँ लेकर गई थीं, वहाँ बैचलर पार्टी नहीं हो रही थी, जबकि एक मामूली सा खंडहर था। मुझे वहाँ डर लगने लगा। मैंने उनसे कहा, तुम लोगों ने यहाँ पार्टी रखी है? तो वो हंसने लगी। तभी वहाँ पर निखिल, पंकज, राहुल और विहान भी आ गए। मैंने कहा, चलो पार्टी शुरू करते हैं। सब लोग आ गए हैं। तभी निखिल जोर जोर से हंसने लगा। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आया और उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो कहने लगा, ये मेरी बेइज्जती का बदला है जो तुम 2 बार मेरे साथ कर चुकी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वीडियो पर गलत कमेंट्स करने की? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे गलत कमेंट करने से सब लोग मेरा कितना मजाक बना रहे हैं। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो मेरी मजाक उड़ा सके। मैं जल्दी से नेहा के पीछे जाकर छुप गई। मैंने कहा, देखो नेहा, ये मुझे मार रहा है। मगर नेहा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निखिल की तरफ धकेल दिया और कहने लगी, ये रहा तुम्हारा शिकार, अब हमें हमारे पैसे दे दो। निखिल ने उन दोनों लड़कियों को अपनी जेब से पैसे निकाल कर दिए और वो दोनों वहां से जाने लगी।
मैं उनसे कहने लगी, अरे, तुम लोग कहाँ जा रही हो? मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मगर उन दोनों ने मेरी एक ना सुनी और वो दोनों मुझे वहां छोड़कर चली गई। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। निखिल ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहने लगा, तुझे तो आज मैं अपनी बेइज्जती का मजा बहुत अच्छे तरीके से चखाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ क्या करना चाहता है, मगर उसका बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं था। वहां पर राहुल, पंकज और विहान भी मौजूद थे। वो लोग एक तरफ खड़े हुए थे। उन्होंने निखिल से कहा, तुम आखिर इसके साथ क्या करना चाहते हो और हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? निखिल कहने लगा, तुम लोग यहाँ पहरा दो, जरा मैं इसके साथ अपना बदला पूरा करके आता हूँ। वो मुझे एक कोने में ले गया। उस कोने में ले जाने के बाद वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं जोर जोर से रो रही थी, मगर उनमें से कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया, बल्कि निखिल ने मेरी इज्जत खराब कर दी और मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। उस समय मुझे अपनी सारी बेवकूफियों पर अफसोस हो रहा था। निखिल जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद उन तीनों के पास गया, तो वो तीनों कहने लगे, हमें तुमने यहाँ पहरे के लिए बुलाया था। बात तो ये तय हुई थी कि यहाँ पार्टी हो रही है और तुम इस पार्टी के हमें पैसे दोगे, मगर अब हमें पैसों के साथ साथ वही सब कुछ करना है जो तुमने भी किया, क्योंकि हमारी डील में ये बात शामिल नहीं हुई थी। राहुल ने कहा, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ शिवानी को तंग करना चाहते हो, मगर अब तुमने बहुत गलत कर दिया। इस सब में हम सब फंस सकते हैं, तो क्यों ना हम सब भी वही करें जो तुमने किया। विहान के ऐसा कहने पर राहुल और पंकज ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर एक एक करके उन तीनों ने भी मेरी इज्जत खराब कर दी। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। 2 दिन तक उन लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे वहां पर कैद करके, और मेरे हाथ पैरों को बांध कर रखा गया। लेकिन फिर जब उन्हें लगने लगा कि मैं भूखी, प्यासी और अधमरी हालत में काफी लाचार हो चुकी हूँ और अब मैं किसी भी समय इस दुनिया से जा सकती हूँ, तो वो लोग मुझे वहां पर छोड़कर चले गए। उनका मानना था कि मैं यहाँ बंधे बंधे मर जाऊंगी और कोई मुझे यहाँ इस खंडर में तलाश करने के लिए नहीं आएगा, मगर मेरी जिंदगी अभी बाकी थी, इसलिए आप लोगों ने मुझे आकर बचा लिया। ये कहकर शिवानी बुरी तरह से तड़प कर रोने लगी। शिवानी का कहना था, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, मगर हमारे समाज में कई लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे और मासूम होते हैं, जो दुनिया की तेज रफ्तार को नहीं पकड़ पाते और वक्त से पीछे चलते हैं, जिन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता, सादा मिजाज होते हैं, जिन्हें शोफ करना नहीं आता, लेकिन दुनिया वाले उन्हें ताने दे देकर ज़हनी मरीज बना देते हैं। मेरे साथ बचपन से लेकर जवानी तक यही तो हुआ। माँ बाप कहीं साथ लेकर नहीं जाते कि ये तो लोगों के सामने हमारी नाक कटवा देगी। भाई बहन मुंह नहीं लगाते, कहते कि मैं उनके दोस्तों में उनकी इंसल्ट करवा दूंगी। ये दुनिया ही है जिनकी मिसाल दे देकर हमें समझाया जाता है कि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उसे ढेर सारे ताने दे देकर और बातें सुनाकर एक तरह से जिद्दी बना देते हैं। माँ बाप क्यों नहीं समझते कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, और मेरे माँ बाप ने भी मुझे कभी नहीं समझा कि मैं क्या चाहती हूँ। जब मैं उनके मुताबिक ना बन सकी, तो उन्होंने किसी सामान की तरह एक तरफ को डाल दिया, और ऐसे में उस इंसान को अपने आप से ही नफरत होने लगती है। एक तरह से शिवानी बिल्कुल ठीक कह रही थी। अगर हमारे आसपास कोई शिवानी की कंडीशन जैसा लड़का या लड़की मौजूद है, तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, न कि उसे ताने सुनाने चाहिए। शिवानी की कहानी सच में बहुत गंभीर थी। उसके माता पिता उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि उन्होंने अपनी बेटी का ध्यान क्यों नहीं रखा, उसकी बेबस जिंदगी को और ज्यादा बेबस बना दिया था। पुलिस भी और हम सब लोग भी शिवानी की कही हुई एक एक बात को अच्छी तरह से सुन चुके थे। शिवानी के सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी गई थी। शिवानी, जो अभी तक जिंदा थी, मगर उसकी आंखों में जो जज्बात थे वो खत्म हो चुके थे। एक मैं था जो अपने दिल में उसके लिए आज भी मोहब्बत लेकर बैठा हुआ था। शिवानी कुछ दिन बाद
जब रिकवर होकर घर वापस आई तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहकर उसके लिए रिश्ता भेज दिया था। हालांकि मेरे घर वालों को मेरा ये फैसला पसंद नहीं आया था, मगर मेरा मानना था कि उस जैसी लड़की को अगर हम जीने का मौका नहीं देंगे तो फिर वो दोबारा से बिखर जाएगी, और मैं तो उससे प्यार करता था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं उससे प्यार करता हूँ। शिवानी ने मेरा रिश्ता जाने पर इनकार कर दिया था, लेकिन मैंने उसे मना लिया। मैंने उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। वो पूरी तरह से टूट गई थी, मगर मैंने उसे संभाला, जितना हो सके उसे तसल्ली दी। और उस हादसे के बाद से शिवानी दिन ब दिन नॉर्मल होती गई, और आज तक शिवानी मेरे साथ नॉर्मल है। आज इस बात को 7 साल गुजर गए। मेरी पत्नी के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मैंने उसे एक तरह से दोबारा जिंदगी वापस दे दी, और फिर मुझे भी तो मेरी मोहब्बत मिल गई। जितना हो सके हमें ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए, न कि उन्हें ताने सुनाकर उनकी जिंदगी को उनसे नफरत महसूस करवानी चाहिए। कभी कभी इंसान अपने अंदर के दर्द को इस अंदाज में छुपाता है कि दूसरे उसकी हकीकत को जान नहीं पाते, और वो बस अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास है, जैसे वो अभी भी किसी और रास्ते की तलाश में है। मेरी पत्नी, जो शायद मेरे साथ रहती तो है, मगर अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिशों में लगी रहती है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है कि तुम जैसी भी हो, मेरे लिए बहुत अच्छी हो। मुझे तुम इसी तरह से अच्छी लगती हो। तुम्हें मेरे लिए बदलने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।